हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखेंगे रेबीज़ के बारे में। स्टार्ट करने से पहले अपन देख ले इसके नोट्स की जो पीडीएफ है वो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। सबसे पहले अपन क्या कवर करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि रेबीज़ की प्रॉब्लम है वो वर्ल्ड में कितनी है, उसकी वजह से कितनी डेथ होती है। फिर अपन इंडिया में देखेंगे, ठीक है। फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम रेबीज़ के लिए, नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम हो गया ये अपना। उसके बाद क्लिनिकल टाइप देखेंगे इसके, फिर अपन डायग्नोसिस कैसे करते हैं रेबीज़ का वो देखेंगे, फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देखेंगे, और लास्ट में अपन देखेंगे यदि डॉग में रेबीज़ हो जाए तो उसको अपन कैसे कंट्रोल करते हैं, उसका क्या सिस्टम रहता है। तो अपन यहाँ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में यहाँ पे एक्टिव प्लस पैसिव इम्यूनाइजेशन दोनों का यूज़ करते हैं। ऐसी कौन सी और कंडीशन है जहाँ पे ये करते हैं अपन, एक हेपेटाइटिस बी हो गया, एक टिटेनस हो गया, और एक डिप्थीरिया हो गया, और एक अपना रेबीज़ हो गया। ये चारों ऐसी कंडीशन जहाँ पे अपन एक्टिव प्लस पैसिव इम्यूनाइजेशन है वो दोनों साथ में देते हैं। फिर हम रेबीज़ के बारे में देखेंगे। तो रेबीज़ क्या है, वायरल डिजीज़ है और ये जूनोटिक डिजीज़ है। मीन्स कि जो ट्रांसमिशन है वो एनिमल से ह्यूमन में हो रहा है, तो इसको अपन कौन सा डिजीज़ बोलते हैं, जूनोटिक डिजीज़, ठीक है ना। और मोस्ट कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है, CNS को अफेक्ट करता है, ठीक है। जहाँ पे बाइट हुआ, एनिमल बाइट हुआ है, वहाँ से जो रेबीज़ के जो भी वायरस है वो नर्व के थ्रू ट्रेवल करके CNS तक पहुँचता है, फिर वो CNS को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो रेबीज़ डिजीज़ है ये ऑलवेज फैटल है यदि एक बार साइन और सिम्टम इसके अपीयर हो गए तो, ठीक है ना। तो ऑलवेज फैटल है कि कितना फैटल है, 100% चांसेज है। केस फैटलिटी रेट कितनी रेबीज़ की, 100%। तो 100% फैटल होता है। पर यदि अपन इसको 100% प्रिवेंट भी कर सकते हैं, कैसे, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के। जैसे अपन को एनिमल बाइट हुआ तो उसको अपन को तुरंत, ठीक है ना, जल्द से जल्द अपन को पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेना है, तो अपन उसको रेबीज़ होने से रेबीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये है जो आइसबर्ग फिनोमेना को फॉलो नहीं करते। जैसे अपन ने देखा था ना कि कुछ पार्ट होता है आइस का, ठीक है ना, वो बाहर की तरफ देखता है, बाकी सब सबमर्ज पोर्शन होता है, ठीक है ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सब क्लिनिकल केसेस। और कुछ केसेस होते हैं जो डायग्नोसिस होते हैं और अपीयर होते हैं। इसमें क्या है, कोई भी पोर्शन सबमर्ज पोर्शन में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट के यदि डॉग बाइट हुआ है, यदि एनिमल को रेबीज है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट उसको डिजीज होगा और उसकी 100% फैटलिटी है तो डायरेक्ट डेथ होगी। तो ये आइसबर्ग फिनोमेना को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। और अपन इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर जो डॉग बाइट होता है कि एनिमल बाइट होता है उसको मैनेजमेंट किसके अंदर किया जाता है, अंडर द नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम, NRCP, ठीक है। तो रेबीज के लिए कौन सा प्रोग्राम हो गया, NRCP। अपन को NACP से कंफ्यूज नहीं होना है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम होता है, उससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता। यहाँ पे R है, वहाँ पे A है, तो इसमें अपन को डिफरेंस ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन देखेंगे रेबीज की है वो ग्लोबली है वो क्या सिचुएशन है, ठीक है। उसमें सबसे पहले देखिए रेबीज है ऑल कंट्री में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट द एंटार्क्टिका, क्योंकि कोई भी डिजीज होने के लिए 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एजेंट की, होस्ट की और इन्वायरमेंट की। यदि ये चेन ब्रेक हो जाता है कहीं भी किसी भी जगह से तो डिजीज़ नहीं हो सकता। तो एंटार्क्टिका में एजेंट नहीं है तो वहाँ डिजीज़ नहीं हो सकता। फिर अपन बात करें, डिजीज़ है एंडेमिक है, मोर देन 100 कंट्री में रेबीज वो एंडेमिक है। फिर WHO को एस्टिमेशन देखे है, ठीक है ना। तो एनुअली डेथ होती है, कितनी होती है वर्ल्ड वाइड रेबीज की वजह से, 59,000, ठीक है ना। 59,000 की डेथ होती है वो रेबीज की वजह से होती है एनुअली, ठीक है ना। इसमें से भी 95% केसेस है वो उसके लिए कौन से कंट्री में मोस्ट कॉमनली होते हैं, एशिया और अफ्रीका में। जो 95% केसेस है वो इन कंट्री में मोस्ट कॉमनली होते हैं। फिर अपन देखें डॉग कितने रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, कि ह्यूमन रेबीज की वजह से ह्यूमन की डेथ होती है, उसमें से मोर देन 90%, ठीक है ना, चांसेस है उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं रेबीज के लिए, डॉग्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर मोस्ट विक्टिम कौन से होते हैं, चिल्ड्रन अंडर द 15 ईयर के, जिन बच्चों की एज है वो 15 ईयर से कम है, ठीक है। 15 साल से छोटे बच्चे, उनमें क्या होता है, एनिमल से ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, तो उनमें बाइट होने का, एनिमल बाइट होने का ज़्यादा चांसेस है, और उनमें रेबीज भी होने का ज़्यादा चांसेस है, ठीक है ना। फिर अपन बात करें, ये रेबीज है वो प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, किसके थ्रू, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के थ्रू। उसकी बजाय फिर भी रेबीज है वो
नेग्लेक्टेड जूनोसिस डिजीज इन बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में। फिर अपन बात करें रेबीज इन इंडिया में, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है रेबीज की इंडिया में, ठीक है ना। तो इंडिया में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे नहीं रेबीज नहीं होता है, तो एक लक्षद्वीप हो गई और एक अंडमान एंड निकोबार हो गया। ये दो ऐसी जगह जहाँ पे खुद, ठीक है ना, रेबीज बिल्कुल ही नहीं है, रेबीज की केस नहीं है। फिर इंडिया कितना अकाउंट करता है वर्ल्ड में, टोटल जो रेबीज की डेथ होती है उसमें 36% केसेज है वो रेबीज की वजह से डेथ होती है वो इंडिया में होती है, ठीक है ना, आउट ऑफ 100, ठीक है ना। 100% में से 36% जो डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हो इंडिया में होती है रेबीज की वजह से। फिर देखें अपन एस्टिमेटेड, ठीक है ना, तो कितनी होगी टोटल 20,000 ह्यूमन डेथ एनुअली रेबीज की वजह से। टोटल कितनी होती थी वर्ल्ड में 59,000, उसमें से 36% है वो इंडिया में होती है, तो कितनी होगी अराउंड 20,000। एनिमल बाइट की बात करें इंडिया में एवरी ईयर कितने होते हैं 17 मिलियन एनिमल बाइट्स होते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन होता है, ठीक है ना, तो मेनली होते हैं डॉग्स होते हैं, उसमें भी मेन स्ट्रे डॉग होते हैं वो मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करते हैं। कितने परसेंट में 96% केसेज में। रेबीज है वो थ्रू आउट द ईयर होते हैं, कोई स्पेशल उसकी सीजन नहीं होता है, और रूरल और अर्बन एरिया में दोनों जगह हो सकते हैं, ठीक है, दोनों जगह होते हैं। फिर इसमें कोई भी सीजनल वेरिएशन होता नहीं होता है, और कोई भी एज और सेक्स प्री डिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। बट चिल्ड्रन को मोर वल्नरेबल ग्रुप माना जाता है क्यों, तो क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एनिमल, इस वजह से इसको मोर वल्नरेबल ग्रुप माना जाता है। पर कोई भी सेक्स या एज प्री डिलेक्शन नहीं, किसी को भी डॉग बाइट हो सकता है, और डॉग बाइट से किसी को भी रेबीज ट्रांसमिट हो सकता है। फिर अपन बात करें कि इसका जो इंसिडेंस है, ट्रू इंसिडेंस है, वो अपन जो भी देखा ऊपर, ये इससे भी ज़्यादा हायर हो सकता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो रिपोर्टिंग है वो अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, जो रेबीज की है वो अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। इस वजह से जो अपन इंसिडेंस देखा है वो ओरिजिनल में उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे रेबीज से रिलेटेड प्रोग्राम की। कौन सा प्रोग्राम है, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसको अपन NACP से अपन को कंफ्यूज नहीं होता है, वो किसके लिए नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, और ये NRCP नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम है। फिर इसके अपन ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, ठीक है ना। तो रिड्यूस द ह्यूमन हेल्थ, रिड्यूस ह्यूमन डेथ ड्यू टू द रेबीज, कि रेबीज की वजह से ह्यूमन डेथ हो रही है, उसको अपन को रिड्यूस करना है। कैसे कर सकता है, ठीक है ना, कि अपन को डॉग बाइट हुआ उसको रेबीज में कन्वर्ट होने से अपन को बिल्कुल प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है ना। अपन को प्रिवेंट करना है, ये अपन किसके थ्रू कर सकते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के थ्रू। तो अपन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कंप्लीट प्रोवाइड करना, उसको प्रमोट करना है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अपन को अपन रेबीज की वजह से जो डेथ हो रही है ह्यूमन की, उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड क्या है, ठीक है ना, कंट्रोल रेबीज इन द एनिमल रिजर्वर, के एनिमल में अपन को रेबीज को कंट्रोल करना कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। वैक्सीनेशन के, डॉग वैक्सीनेशन कर सकते हैं, या डॉग पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करके अपन रेबीज को एनिमल रिजर्वर्स में रेबीज को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अपन बात करें कि स्ट्रेंथन द सर्विलेंस को स्ट्रेंथ करना है, और इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन करना है, कि अपन रेबीज को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल सेक्टोरल का आपस में इंटर कोऑर्डिनेशन हो, जैसे ह्यूमन हेल्थ सेक्टर हो गया, एनिमल हेल्थ सेक्टर हो गया, लोकल बॉडीज होगी, तो मल्टीपल सेक्टर मिलके एक डिजीज को प्रिवेंट करे, इसको अपन क्या बोलते हैं, वन हेल्थ अप्रोच। फिर इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, किसके थ्रू अपन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के थ्रू, या बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन मेथड के थ्रू अपन उनमें, ठीक है ना, पब्लिक को अवेयर करेंगे, उनके बिहेवियर में चेंज करवाएंगे, ठीक है ना, ताकि वो हर किसी को यदि एनिमल बाइट होता है तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस हो मस्ट नीडेड है, और उनका कैसे मैनेजमेंट करते हैं उसके रिगार्डिंग अपन उनमें अवेयर करेंगे, ठीक है ना। रेबीज प्रिवेंशन के रिगार्डिंग अवेयर करेंगे, और एनिमल बाइट हो जाता है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग अपन उनको अवेयर करेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो भी अपन ने NRCP देख रहे हैं अपन प्रोग्राम, इसके कंपोनेंट कितने, इसके दो कंपोनेंट है, एक है ह्यूमन कंपोनेंट और दूसरा है एनिमल कंपोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी ह्यूमन कंपोनेंट के लिए, तो NCDC नेशनल सेंटर फॉर द डिजीज कंट्रोल, ठीक है ना। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर पूरा जो प्रोग्राम है उसके अंदर आता है। तो इसके लिए एजेंसी कौन सी इंप्लीमेंटेड, NCDC नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। फिर इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग अपन देखें, ठीक है ना। ह्यूमन कंपोनेंट के अंदर तो
ट्रेनिंग दी जाती है किसको, हेल्थ प्रोफेशनल को ऑन एनिमल बाइट मैनेजमेंट और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के पीईपी कैसे दे सकते हैं अपने एनिमल बाइट होने के बाद, और एनिमल बाइट को मैनेज कैसे किया जाता है, ये हेल्थ प्रोफेशनल को इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। तो फर्स्ट एक्टिविटी ये कवर होगी, ट्रेनिंग। ठीक है, सेकंड क्या है, मेडिकल कॉलेज और जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पे एआरसी स्टेबलाइज करना है। एआरसी मीन्स द एंटी रेबीज क्लिनिक। हर किसी मेडिकल कॉलेज में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एआरसी क्लिनिक होना चाहिए सेपरेटली। ठीक है ना, तो सेकंड ये एक्टिविटी होगी। थर्ड एक्टिविटी क्या हुई कि, ठीक है ना, हर कोई अपन ने जो भी अभी एआरसी ऊपर स्टेबलाइज किया, हर एआरसी पे आईडीआरवी इंट्राडर्मल एंटी रेबीज वैक्सीन होना चाहिए, प्लस रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन हर किसी क्लिनिक पे होना चाहिए, एंटी रेबीज क्लिनिक पे अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट बात करें कि सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग ऑफ द ह्यूमन रेबीज केसेस के, जो भी जितने भी ह्यूमन रेबीज केसेस भी उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग और प्रॉपर सर्विलेंस हो। फिर नेक्स्ट कैसे है, ठीक है, अपन को इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन और बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एक्टिविटीज करनी है, जिस बेसिस पे अपन अर्ली वुंड वॉशिंग को प्रमोट कर सके और पोस्ट एक्सपोज प्रोफाइलैक्सिस को भी प्रमोट कर सके, जिससे अपन डॉग बाइट केसेस को रेबीज में ट्रांसफर होने से अपन प्रिवेंट कर सकते। तो ये हो गया ह्यूमन कंपोनेंट, जिसमें अपन को हेल्थ प्रोफेशनल को ट्रेनिंग देनी है, एआरसी क्लिनिक ओपन करनी है, और इंट्राडर्मल और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन है वो इंश्योर करना है कि हर जगह अवेलेबल हो, प्लस यदि ह्यूमन रेबीज हो गया तो उसको प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है। और नेक्स्ट हो गया अपन को अवेयरनेस करनी है और बिहेवियर में चेंज करना लोगों को रिगार्डिंग द कि वुंड को वॉशिंग कैसे करना, अर्ली वुंड वॉशिंग और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट अपना है एनिमल कंपोनेंट की रिगार्डिंग। एनिमल कंपोनेंट में क्या आता है, ठीक है ना, तो कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, एनिमल डिपार्टमेंट में, तो DAHD क्या मीनिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना इसका डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री कौन सी कवर होती है, मिनिस्ट्री ऑफ द फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, तो ये अपने मिनिस्ट्री का नाम हो गया। ठीक है ना, तो फिर अपन देखेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। तो अपन को पता होना चाहिए कि मास ड्रग वैक्सीनेशन, मास डॉग वैक्सीनेशन, कि डॉग का है वो मास वैक्सीनेशन करेंगे, जिसमें कितने परसेंट डॉग को अपन कवर करेंगे, 70 या मोर देन 70% डॉग को अपन कवर करेंगे, कवरेज टारगेट होगा ये अपना। फिर अपन स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन उसको कंट्रोल कर सकते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड के थ्रू, जिससे उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे, प्लस उनके बर्थ कंट्रोल, एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC के थ्रू अपन उनको स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, फिर रेबीज की सर्विलेंस करनी है, ठीक है ना, एनिमल में। तो ये अपने एक्टिविटीज हो गई, एनिमल कंपोनेंट का पार्ट हो गया। फिर अपन नेक्स्ट देखें, स्ट्रेटेजी अपने देख ली थी पहले, कौन सी स्ट्रेटेजी अपन अपनाते हैं, वन हेल्थ अप्रोच, जिसमें क्या करते हैं, इंटर कनेक्टेडनेस, ठीक है ना, जिसमें अपन रिकॉग्नाइज करते हैं इंटर कनेक्टेडनेस के मल्टीपल सेक्टर होते हैं, जैसे ह्यूमन सेक्टर हो गया, एनिमल, इन्वायरमेंटल हेल्थ, ठीक है ना, सब हेल्थ को अपन इंटर कोऑर्डिनेशन इनके थ्रू अपन किसी एक डिजीज को कंट्रोल करें, जैसे रेबीज को कंट्रोल करें, मल्टीपल सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है जिसके थ्रू हम रेबीज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, वन हेल्थ अप्रोच। ठीक है ना, इसमें अपन प्रमोट द जॉइंट सर्विलेंस, ठीक है ना, जॉइंट रेस्पॉन्स या जॉइंट ट्रेनिंग ऑफ द मेडिकल या वेटरनरी सेक्टर, ठीक है ना, बोथ सेक्टर ये कंबाइन होके, ठीक है ना, ये इसमें ट्रेनिंग में हेल्प कर रहे हैं, जॉइंट रेस्पॉन्स, जॉइंट सर्विलेंस, तो इसको प्रमोट करें। तो इस बेसिस पे अपन वन हेल्थ अप्रोच के थ्रू भी अपन रेबीज को कंट्रोल। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि इस जो भी प्रोग्राम है उसके लॉन्ग टर्म गोल क्या है। कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे NRCP प्रोग्राम हो गया, तो उसका कोई ना कोई गोल होता है, ठीक है ना, इसका गोल क्या है, एलिमिनेशन ऑफ द ह्यूमन रेबीज, ठीक है ना, तो किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, डॉग बाइट के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, उसको 2030 तक अपन को एलिमिनेट करना है, किसके साथ, इन लाइन विद द जो WHO का टारगेट है, स्ट्रेटेजी है कि 0/30, ठीक है ना, उसके साथ अपन को भी डॉग को एलिमिनेट करना है, डॉग बाइट से होने वाले जो भी ह्यूमन रेबीज है उसको अपन को एलिमिनेट करना है। फिर अपन देखें इस प्रोग्राम में की इंडिकेटर कौन कौन से थे, तो ठीक है ना, प्रोपोर्शन ऑफ द डॉग बाइट केसेस, जितने भी डॉग बाइट केसेस हो रहे हैं उनको कंप्लीट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है वो लेना है, वो भी कंप्लीट लेना है, ठीक है ना। और क्या की इंडिकेटर है, ठीक है ना, तो जितने भी ह्यूमन रेबीज, ठीक है ना, रेबीज की वजह से डेथ हो रही है ह्यूमन की, उसको प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए उसकी।
फिर नेक्स्ट क्या है, कवरेज ऑफ द मास डॉग वैक्सीनेशन, ठीक है ना। अपना कितना टारगेट था, 70 या मोर देन 70, ठीक है ना। फिर ARC की फंक्शनबिलिटी क्या है, ठीक है ना, एंटी रेबीज क्लिनिक की, ठीक है ना, और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज की रिगार्डिंग, ठीक है ना, इसकी फंक्शनलिटी क्या है, ठीक है ना, वहाँ प्रॉपर इक्विपमेंट अवेलेबल है कि नहीं है, वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन, तो इसके रिगार्डिंग अपन को ये सब इसके की इंडिकेटर हो गए जो प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो भी रेबीज होता है इसके एजेंट के रिगार्डिंग। एजेंट कौन होता है, रेबीज वायरस है, ठीक है ना, एक वायरल डिजीज है ये। इसका जीनस कौन सा है, लीसा वायरस है, ठीक है ना। तो इसमें लीसा वायरस में कितने टाइप है इसके जीनस के, 4 टाइप है, ठीक है ना, 1, 2 एंड 3, 4। मोस्ट कॉमन जो 1 होता है मोस्ट कॉमनली है वो रेबीज करवाता है। फिर अपन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये रेबीज वायरस, रेब्डोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। फिर अपन इसकी शेप की बात करें तो शेप कैसा होता है, बुलेट शेप होता है, यहाँ देख सकते हो अपने बुलेट शेप, वायरस का बुलेट शेप होता है, और एन्वेलप्ड होता है, और इसके अंदर वायरस का जीनोम क्या होता है, RNA होता है, ठीक है ना। इसका जीनोम क्या होगा, RNA हो गया, और ये एन्वेलप्ड वायरस है। फिर अपन इसके रेजिस्टेंट की बात करें कि रेबीज वायरस है वो हीट यदि 56 डिग्री सेल्सियस की हीट 30 मिनट तक प्रोवाइड की जाए तो इसकी डेथ हो सकती है वायरस की, ठीक है ना, सनलाइट में, ठीक है ना, ईथर से, फिनॉल से, सोप से इसको अपन किल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोल्ड कंडीशन में ये कई वीक तक सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये सब कंडीशन इसमें इसकी डेथ हो जाती है वायरस की। फिर अपन इसके पैथोगोनोमिक बॉडी की बात करें, कौन सी होती है इंक्लूजन बॉडी, तो नेग्रीज बॉडी पाई होती है, ठीक है ना। इसको अपन को याद रखना है कि नेग्री बॉडी किसमें पाई जाती है, रेबीज में। ये क्या है, इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूरॉन में, ठीक है ना। स्पेशली कौन सी न्यूरॉन में अपनी बात करें तो हिप्पोकैम्पस में प्रेजेंट होती है, हिप्पोकैम्पस के कौन से पार्ट में, एमॉन्स हॉर्न में, ठीक है ना। और सेरिबेलम में प्रेजेंट होती है कौन से, पुर्किंजे सेल में। तो इसमें अपन को हिप्पोकैम्पस और सेरिबेलम याद होना चाहिए कि नेग्रीज बॉडी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो सेरिबेलम प्लस हिप्पोकैम्पस में प्रेजेंट होती है। फिर अपन बात करेंगे कि यदि वायरस है, अपन एजेंट की बात करें तो स्ट्रीट वायरस वर्सेस फिक्स्ड वायरस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्ट्रीट वायरस की। तो इसका ओरिजिन है वो कहाँ होता है, ठीक है ना, नेचुरली ऑकरिंग रेबीज वायरस, ठीक है ना। तो ये नेचुरली है, जो डिजीज करवाता है वो वाला, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रीट वायरस बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन आइसोलेट कहाँ से कर सकते हैं, सलाइवा से कर सकते हैं, या नर्वस टिश्यू ऑफ द रेबिड एनिमल या ह्यूमन या किसी एनिमल को रेबिड हो गया है तो उसके नर्व टिश्यू में प्रेजेंट होगा, प्लस सलाइवा में भी से इसको अपन आइसोलेट कर सकते हैं। फिक्स्ड वायरस की बात करें तो ये लेबोरेटरी मॉडिफाइड वायरस है, ठीक है ना। इसको अपन कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, बाय द सीरियल पासेज ऑफ द स्ट्रीट वायरस इन द रेबिड या माइस, ठीक है ना। इसमें अपन इसको सीरियल प्रोसेस के थ्रू पास करते हैं, उसके बाद इसको अपन ऑब्टेन करते हैं। फिर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, ठीक है ना, तो स्ट्रीट वायरस है इसमें वेरिएबल है, लॉन्ग होता है, कितना, यूजुअली 2 to 6 वीक। तो ये, और फिक्स्ड वायरस की बात करें फिक्स्ड है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड वो भी फिक्स्ड होता है और शॉर्ट होता है, कितना, 4 to 6 डेज हो गया। फिर अपन पैथोजेनिसिटी की बात करें तो ये स्ट्रीट वायरस हो हाईली विरुलेंट है और ऑलवेज पैथोजेनिक है। तो डिजीज होता है रेबीज वो किसकी वजह से होता है, स्ट्रीट वायरस की वजह से होता है, ठीक है ना। और फिक्स्ड वायरस है ये नॉट पैथोजेनिक, ठीक है ना, इसकी वजह से डिजीज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका अपन यूज कहाँ करते हैं स्ट्रीट वायरस का, तो स्ट्रीट वायरस का क्या रोल है, ये डिजीज प्रोड्यूस करवाता है। और फिक्स्ड वायरस क्या है, डिजीज नहीं करवाता है, पैथोजेनिक नहीं है, तो इसका यूज अपन क्या करते हैं, वैक्सीन प्रोडक्शन में करते हैं। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए कौन से टाइप का वायरस यूज करते हैं अपन, तो फिक्स्ड वायरस यूज करते हैं। फिर अपन देखें कि सलाइवा में कौन सा वायरस प्रेजेंट होता है, स्ट्रीट वायरस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और फिक्स्ड वायरस होता है वो एब्सेंट होता है। नेगरी बॉडी की बात करें कि नेगरी बॉडी कौन से वायरस में प्रेजेंट होती है, तो स्ट्रीट वायरस इन्फेक्शन में प्रेजेंट होती है, और फिक्स्ड वायरस में, स्ट्रीट वायरस में प्रेजेंट होती है और फिक्स्ड वायरस में एब्सेंट होती है। तो ये अपना डिफरेंस हो गया। ये अपन को पता होना चाहिए कि वैक्सीन बनाने में फिक्स्ड वायरस का यूज करता था, जो नेचुरल डिजीज करवाता है वो कौन कराता है, स्ट्रीट वायरस कराता है। तो स्ट्रीट वायरस सलाइवा में प्रेजेंट होगा, इसमें नेगरी बॉडीज भी प्रेजेंट होगी, और ये ऑलवेज पैथोजेनिक है, ये पैथोजेनिक नहीं है, इसमें सलाइवा में एब्सेंट होगा और नेगरी बॉडी का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो आप अपन नेक्स्ट देखेंगे रिजर्वेयर है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो रिजर्वेयर की बात करें तो अर्बन रेबीज में रिजर्वेयर कौन कौन होगा, डोमेस्टिक और स्ट्रे डॉग, ठीक है ना।
डॉग है वो 96% केसेज, अपन इंडिया की बात करें तो 96% केसेज में रिजर्वर कौन होता है, डोमेस्टिक या स्ट्रे डॉग। फिर अपन साइलोमैटिक रेबीज की बात करें तो इसमें रिजर्वर कौन होता है, वाइल्ड एनिमल, जैकल्स, फॉक्स, वॉल्फ, बैट या मंगूज हो गए, ये सब वाइल्ड एनिमल है, ये रिजर्वर का काम करते हैं। फिर अपन नेक्स्ट देखें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स कौन सा होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, सलाइवा में। इन्फेक्टेड एनिमल के सलाइवा में वायरस होता है, रेबीज वायरस हो यहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन हो गया, सलाइवा, ठीक है ना। और कैन बी इन्फेक्टिव फॉर 2 to 3 days, ठीक है ना, बिफोर द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम। तो ये हो गया अपना, सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, सिम्टम ऑनसेट होने से 2 से 3 दिन पहले से। फिर अपन बात करें रूट ऑफ द ट्रांसमिशन, कि मोड ऑफ द ट्रांसमिशन क्या है रेबीज का, ठीक है ना। तो एनिमल बाइट से हो सकता है, कौन से, डॉग हो गया, कैट हो गया, मंकीज हो गया, काऊ हो गई, गोट हो गया, शिप हो गया, बफेलो हो गया, हॉर्स हो गया, ये सब अपन को रेबीज करवा सकते हैं इनके बाइट से, ठीक है ना। माउस बाइट और रैट बाइट नॉट एसोसिएटेड विद द रेबीज, तो ये अपन को पता होना चाहिए कौन से, ठीक है ना, एनिमल है जिसके बाइट से अपन को रेबीज नहीं हो सकता, तो ठीक है ना, माउस बाइट और रैट बाइट हो गया, ये अपन को या पता होना चाहिए। फिर अपन बात करें लिक्स की, ठीक है ना, ऑन एब्रेडेड स्किन या एब्रेडेड या अनएब्रेडेड म्यूकोसा होगी, इसके ऊपर यदि किसी एनिमल ने लिक्स कर दिया तो डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है। फिर एरोसोल रूट के थ्रू हो सकता है कि यदि कोई बैट्स इन्फेक्टेड है रेबीज से, ठीक है ना, तो उसके थ्रू एरोसोल ट्रांसमिशन हो सकता है डिजीज का। फिर पर्सन टू पर्सन की अपन बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपन को बनाना चाहिए कि यदि किसी एक इंसान को, ह्यूमन को रेबीज हो गया तो क्या वो एक पर्सन को हो गया तो क्या दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है ना। तो अपन ये थियोरेटिकली देखें तो ये पॉसिबल है कि एक इंसान को रेबीज हो गया, उसने दूसरे को बाइट कर दिया तो रेबीज हो सकता है, पर अभी तक कोई भी ऐसा केस डॉक्यूमेंटेड केस है वो अभी थी कोई भी ऐसा केस डॉक्यूमेंटेड नहीं पाया गया है जिसमें यूं हो के ह्यूमंस को रेबीज था, उसने किसी को बाइट किया और दूसरे को ट्रांसमिट हो गया, अभी वैसे कोई भी डॉक्यूमेंटेड केस है वो अवेलेबल नहीं है, पर पॉसिबल है, थियोरेटिकली अपन सोचा तो पॉसिबल है। फिर अपन देखें ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है ना, कि किसी भी ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंटेड केस है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होता है, किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया, कि जैसे किसी को रेबीज था उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया किसको, नॉर्मल पर्सन को, ठीक है ना, तो उसको रेबीज हो सकता है। तो ये ट्रांसप्लांटेशन में पॉसिबल है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रेबीज का ट्रांसमिशन हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, ठीक है। फिर अपन देखें कि रेबीज है वो नो एविडेंस दैट द रेबीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल, के किसी एनिमल को रेबीज हो रखा, उसका अपन यदि दूध पीते हैं, ठीक है ना, तो उससे अभी तक कोई ऐसा एविडेंस या कोई भी केस नहीं आया जिससे रेबीज ट्रांसमिटेड होता हो। तो ये हो गया अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन के, रेबीज कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, कौन से रूट के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, कौन सा मोड हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें से अपन ने 3 मोड ऐसे जिसमें नहीं हो सकता, कि माउस बाइट या रैट बाइट से नहीं हो सकता है, प्लस पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, दूसरा ये केस हो गया, ठीक है ना। और तीसरा क्या केस क्या हो गया, इन्फेक्टेड अपन कोई भी रेबीज एनिमल है उसके यदि अपन उनका मिल्क पिए, ठीक है ना, उससे भी डिजीज ट्रांसमिट नहीं हो सकता, ये 3 केसेस हो गए अपने, तो इसका अपन को पता होना चाहिए। फिर अपन बात करें रेबीज के इंक्यूबेशन पीरियड की, तो कितना होता है, 1 से 3 महीने होता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, बहुत लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अपन रेंज देखें तो रेंज 10 days टू मोर देन 1 year तक हो सकती है इसकी रेंज, ठीक है ना। नॉर्मल एवरेज इतना हो सकता है और कैन बी एक्सटेंडेड अप टू द 1 year। और यदि शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड होता है तो कौन सी कंडीशन में होता है, ठीक है ना, कि साइट इज रीजली इनोवेटेड, जैसे फेस पे या नेक पे बाइट हुआ है, ठीक है ना, एनिमल बाइट हुआ, तो वहाँ पे डिजीज होने का ज़्यादा चांसेस, क्योंकि यहाँ से CNS तक वायरस को ट्रांसमिट होने में बहुत कम समय लगेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे जल्दी डिजीज हो जाएगा बाइट के बाद। फिर डीप वुंड है, उस कंडीशन में क्या है, मोस्टली जो नर्वस टिश्यू है, नर्व वगैरह वो एक्सपोज हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी डिजीज वायरस है वो जल्दी ट्रांसमिट हो जाएगा CNS पे और अपन को डिजीज हो जाएगा। फिर हैवी इनोकुलम है, ठीक है ना, कि वायरल लोड है वो बहुत ज़्यादा है, अपन को बाइट पे वायरल लोड है वो बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में भी जल्दी डिजीज हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर कोई बाइट है वो क्लोज टू द CNS है, तो उस कंडीशन में भी इंक्यूबेशन पीरियड है वो शॉर्टर होगा, वो डिजीज डॉग बाइट अपन बाइट के बाद, एनिमल बाइट के बाद जल्द से जल्द हो जाएगा। फिर अपन देखें पैथोजेनेसिस ऑफ द रेबीज, तो क्या होगा, वायरस है, ठीक है ना,
बाइट हुआ उसके थ्रू इनोकुलेट किस कहाँ हो गया, अपने बॉडी में हो गया, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा कहाँ पे, जहाँ पे बाइट हुआ लोकली मसल में, वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। फिर क्या करेगा वो, अलोंग द पेरिफेरल नर्व वो असेंड करेगा, ठीक है ना, असेंडिंग होगी उसकी, ठीक है ना, सीएनएस की तरफ उसको ट्रेवल करेगा वो, किसके थ्रू, पेरिफेरल नर्व के थ्रू, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, रिट्रोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। ये अपन को नाम याद, रिट्रोग्रेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पेरिफेरी टू सीएनएस की तरफ जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं रिट्रोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। और कहाँ स्प्रेड हो सकता है, सेलेवरी ग्लैंड में स्प्रेड हो सकता है, जहाँ पे वायरस प्रेजेंट होता है, कॉर्निया में हो सकता है, और अदर टिश्यूज में ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है ना। एक बार सीएनएस ट्रांसपोर्ट हो गया तो क्या करवाएगा वहाँ जाके, एन्सेफेलोमाइलाइटिस करवाएगा, ठीक है ना, जो फेटल न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। तो ये अपन को याद रहना चाहिए, ठीक है ना, एन्सेफेलोमाइलाइटिस करवाता है सीएनएस पहुंचने के बाद। वो सीएनएस कैसे पहुंचता है, रिट्रोग्रेड एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू वहाँ पहुंचता है। फिर अपन देखें इसका क्लिनिकल टाइप, ठीक है ना। तो प्यूरियस या क्लासिकल रेबीज, ठीक है ना, तो ये 80% केसेज में होता है। इसमें क्या होता है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है, हाइड्रोफोबिया होता है, उसको पानी से डर लगता है, एरोफोबिया मीन्स एयर से डर लगता है, ठीक है ना। और इससे जैसे उसको पानी दिखेगा, एयर से एक्सपोज होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसका मसल है वो स्पाज्म हो जाएगी, ठीक है ना, स्वेलोइंग मसल स्पाज्म हो जाएगी, और उसको डिफिकल्टी खाने पीने में और सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है, प्लस डिलीरियम होगा, उसको लास्ट में डेथ हो जाएगी। कितने समय में, विथ इन 3 to 5 डेज में डेथ हो जाएगी। फिर अपन बात करें पैरालाइटिक या डम रेबीज की, ठीक है ना, तो इसमें फ्लैशी पैरालिसिस होगा, ठीक है ना, असेंडिंग इसमें ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इसमें फ्लैशी पैरालिसिस किसमें, फ्लैशी पैरालिसिस प्लस असेंडिंग ट्रांसपोर्ट किसमें, तो जीबी सिंड्रोम में भी होता है, ठीक है ना। तो इसके रिजेंबल लगेगा, ठीक है ना, इसके भी जो है सेम टू सेम, इसमें भी होता है असेंडिंग प्लस फ्लैशिंग पैरालिसिस, डम रेबीज में भी, और ये सेम का सेम जीबीएस में भी होता है। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल या रिजेंबल लगेंगे। इसमें हाइड्रोफोबिया की कंप्लेंट नहीं होती है पेशेंट को, और लेस वायलेंट होता है, और डेथ होती है वो डिलेड हो सकती है, पर हो जाएगी डेथ, ठीक है। और फिर अपन बात करें एबॉर्टिव रेबीज की, तो एक्सट्रीमली रेयर केसेस में होता है, और माइल्ड डिजीज होता है, और स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो सकती है, कौन से, एबॉर्टिव रेबीज टाइप में, ठीक है ना। तो ये अपने 3 क्लिनिकल टाइप हो गए। तो मोस्ट क्लासिकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, फ्यूरियस या क्लासिकल रेबीज। फिर अपन नेक्स्ट बात करें डायग्नोसिस की, अपन का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो क्लिनिकल सस्पिशियस बेसिस पे करेंगे। कैसे, एनी हिस्ट्री ऑफ द एनिमल बाइट की कोई हिस्ट्री भी है, और अभी उसको हाइड्रोफोबिया हो रखा हो, और उसको अपने हिस्ट्री ली, तो एनिमल बाइट की हिस्ट्री प्रेजेंट थी उसमें, तो उसको अपन बोलेंगे क्लिनिकली अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इसको रेबीज है। और कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे कर सकते हैं, एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में नेगरी बॉडी अपन डिटेक्ट करेंगे, ब्रेन में कहाँ कर सकते हैं अपन, हिप्पोकैम्पस में, अपने पहले देखा हिप्पोकैम्पस में अपन कर सकते हैं, और सेकंड कहाँ कर सकते हैं, सेरिबेलम में कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। ये 2 जगह होगी जहाँ अपन नेगरी बॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं। अपन स्टेन यूज करते हैं, कौन सा स्टेन करते हैं, सेलर स्टेन यूज करते हैं। फिर अपन एंटीमोर्टम की बात करें तो फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट हो गया, आरटीपीसीआर फ्रॉम द सलाइवा, स्किन बायोप्सी, कॉर्नियल स्मीयर और सीएसएफ। इनका सैंपल लेते हैं सीएसएफ से, या कॉर्नियल स्मीयर, स्किन बायोप्सी या सलाइवा से। यहाँ से आरटीपीसीआर करते हैं, वहाँ से अपन वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। या फिर फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट हो गया। ये अपने एंटीमोर्टम कंफर्मेटरी टेस्ट हो गए। फिर अपन देखें प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करेंगे, ये अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रेबीज का। तो इसमें सबसे पहले है कि प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो अपन यहाँ पे ध्यान रखना कितना, प्री, ठीक है। इस कितने इसमें अल्फाबेटिकल डिजिट है, टोटल 3, ठीक है ना। तो इससे अपन ये अपना एक न्यूमोनिक बन जाएगा। अब ये देखेंगे कहाँ यूज़ करेंगे इसका। तो इंडिकेशन क्या है, हाई रिस्क ग्रुप है, ठीक है ना, वेटेनरीज हो गया, लैब वर्कर हो गए, डॉग हैंडलर हो गए, फॉरेस्ट ऑफिसर हो गए, या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो गए। उसमें अपन को प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस ट्रेवलर विद द एक्सटेंसिव आउटडोर एक्सपोजर, ठीक है ना, जहाँ पे कहीं जाए वहाँ पे एक्सपोजर है डॉग बाइट का बहुत ज़्यादा, उस कंडीशन में अपन को प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की जरूरत पड़ेगी। या चिल्ड्रन लिविंग इन द रूरल हाई रिस्क एरिया, ठीक है ना, ठीक है ना, एट पर्टिकुलर रिस्क है, ठीक है ना, जो डॉग बाइट का वहाँ पे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, ठीक है ना, या रेबीज व एंडेमिक है, उस कंडीशन में बच्चे रह रहे हैं, तो उनको प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की जरूरत होती है। तो ये अपना इंडिकेशन हो गए कि किसमें प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस अपन दे सकते हैं। फिर वैक्सीन कौन सा है,
ठीक है ना। इंट्रामस्कुलर इंट्राडर्मल रेजिमेन कौन सा भी यूज़ करें, इंट्रामस्कुलर रेजिमेन की क्या डोज होती है 1 ml या 0.5 ml, ठीक है ना, इतनी डोज अपन यूज़ कर सकते हैं दोनों में से कोई भी। और इंट्राडर्मल रेंज होती है कितनी होती है 0.1 ml, ठीक है ना, फॉर ईच साइड, ठीक है, 2 साइड पे देते हैं, ठीक है ना, टोटल, तो टोटल डोज कितनी होगी 0.2 ml हो गई। और शेड्यूल की बात करें तो इसमें अपन कितनी डोज देते हैं 3, तो अपन पहले याद किया था प्री में कितने वो अल्फाबेटिक्स आते हैं 3, ठीक है ना, तो प्री में अपन कितनी डोज देते हैं 3 डोज यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कब कब देते 0 डेज पे 7 और 28 या 21 डेज पे, ठीक है ना, तो ये 3 डेट अपन को सेलेक्ट करनी, इस डेट पे अपन को प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है वो रेबीज के लिए अपन देंगे। 3 तारीख अपन 3 डेट सेलेक्ट कर लेंगे और उस हर डेट पे अपन 1 डोज प्रोवाइड करेंगे। फिर है पोस्ट एक्सपोजर के, डॉग बाइट है वो हो गया है या एनिमल बाइट है वो हो गया है, ठीक है ना, और इसके बाद अपन को अब उस एनिमल बाइट को रेबीज में कन्वर्ट होने से अपन को प्रिवेंट करना है। उसके लिए अपन क्या लेंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, जिसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है इमीडिएट वुंड मैनेजमेंट, ठीक है ना, कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ द डेवलपिंग रेबीज बाय द अप टू 80%। बहुत हाई परसेंटेज है कि अपन वुंड मैनेजमेंट यदि प्रॉपर कर ले तो अपन 80% चांसेज है कि अपन रेबीज को होने के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से वुंड मैनेजमेंट हो गए, फिजिकल हो गया, मीन्स द मैकेनिकली रिमूवल ऑफ द वायरस फ्रॉम द वुंड, ये कैसे कर सकते हैं अपन, वॉश विद द रनिंग वाटर, फॉर द रनिंग टैप वाटर से अपन वॉश करेंगे कितने मिनट तक 15 या मोर देन 15 मिनट के, जहाँ भी अपन को डॉग बाइट हुआ है उस अपन साइड को अपन रनिंग वाटर है उससे अपन वॉश करते रहेंगे लगातार कंटिन्यू 15 मिनट तक, तो इससे अपन क्या करेंगे जो भी वायरस वहाँ प्रेजेंट होगा उसको मैकेनिकली रिमूव कर देंगे। तो ये एक कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है केमिकल वुंड मैनेजमेंट, ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे अपन केमिकली ठीक लगाएंगे, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक यूज़ करेंगे उस पर जहाँ भी बाइट हुआ वहाँ पे, तो जो भी वायरस प्रेजेंट है उसको अपन इनएक्टिवेट कर देंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे वो, ठीक है ना। तो वॉश द वुंड विद द सोप एंड वाटर, ठीक है, इसमें सोप का यूज़ करना है, प्लस एंटीसेप्टिक अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी पोविडिन आयोडीन हो गया, टिंक्चर आयोडीन हो गया, एल्कोहल हो गया, जो स्पिरिट हो गया, तो ये इससे अपन यदि एंटीसेप्टिक अप्लाई करें तो अपन वायरस है उसको इनएक्टिवेट कर देंगे और अपने रेबीज होने के चांसेस को अपन रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड कौन सा हो गया बायोलॉजिकल वुंड मैनेजमेंट हो गया, जिसमें अपन क्या कर लेंगे वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कि मान लो बॉडी के अंदर वायरस पहुंच गया है तो उसको अपन न्यूट्रलाइज करना है, जिसमें अपन क्या करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन इन्फिल्ट्रेट करेंगे, इंजेक्ट करेंगे इन द डेप्थ एंड अराउंड द वुंड इन कैटेगरी 3 के, कैटेगरी 3 है उस कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन करते हैं, ठीक है ना, अराउंड द वुंड भी करते हैं और फिर डिस्टेंट साइड पे भी जो बचा हुआ इम्यूनोग्लोबुलिन है वो डिस्टेंट साइड पे लगाएंगे, इसके बारे में अपन देखेंगे। और किस चीज़ का ध्यान रखना अपन को फ्यूचरिंग नहीं करनी है, ठीक है ना, अनलेस असेंशियल के ज़्यादा बाइट हो रखा है तो वो उसमें भी लूज फ्यूचरिंग करनी है, कब आफ्टर द इनफिल्ट्रेशन विद द RIG के रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन उसके इनफिल्ट्रेट करने के बाद इंजेक्ट करने के बाद अपन को फ्यूचरिंग करनी, वो भी लूज टाइप की फ्यूचरिंग करनी है। और प्लस इसमें यदि आप एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं और एंटी टिटनेस का मेजर अपन को लेना है कि उसने लास्ट टिटनेस की डोज है वो कब लगाई थी, इसके रिगार्डिंग पूछना है। तो अपन आप ये टिटनेस वाला पूरा कैसे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है वो मैंने टिटनेस का अलग से वीडियो बना रखा है, वहाँ आप देख सकते हो। फिर अपन को जो भी एक्सपोजर हुआ है वुंड हुआ है उसको अपन को क्लासीफाई करना पड़ेगा उस बेसिस पे अपन, ठीक है ना, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट के बेसिस पे अपन उसको क्लासीफाई करेंगे, उस बेसिस पे अपन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें कितनी कैटेगरी होती है 3 कैटेगरी होती है, तो इस बारे में तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि फर्स्ट कैटेगरी में अपन किसको इंक्लूड करते हैं टचिंग ऑफ फीडिंग एनिमल के, फीडिंग एनिमल सिर्फ टच किया है या लीक्स ऑन द इंटेक्ट स्किन, ठीक है ना, ये 2 कंडीशन है। तो इस कंडीशन को कौन सी बोलेंगे टाइप 1 कैटेगरी। और इस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, इफ हिस्ट्री है वो रिलायबल है तो इस कंडीशन में ट्रीटमेंट में कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और बिल्कुल रिलैक्स रहो। फिर अपन सेकंड कंडीशन देखें, ठीक है, निबलिंग ऑफ द अनकवर्ड स्किन, ठीक है, ये हो गया, या माइनर स्क्रैचेस विदाउट ब्लीडिंग के डॉग की वजह से माइनर स्क्रैचेस आए एनिमल बाइट की वजह से और ब्लीडिंग वो है वो एब्सेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन को ध्यान रखना है, या अनकवर्ड स्किन को निबलिंग किया है उस कंडीशन में अपन को क्या करना है लोकल ट्रीटमेंट, ठीक है ना, वुंड का ट्रीटमेंट करवाई नहीं करना है, वुंड मैनेजमेंट करना है, उसके बाद
इसमें सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन देनी है, एंटी रेबीज वैक्सीन ARV प्रोवाइड करना है। कौन सा करना है, कितना देना, वो अपन आगे देखेंगे। फिर थर्ड कैटेगरी कौन सी होगी, सिंगल या मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट एक्सक्रेसिस प्रेजेंट है, ठीक है ना, कि उसने बाइट किया है जो अपने डर्मल मल्टीपल, सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी होता है, इसमें डर्मिस एपिडर्मिस सब इन्वॉल्व होगी, ठीक है ना, ट्रांसडर्मल टाइप ही हो गया, डीप है, ठीक है ना, उस कंडीशन में हो सकता है। या फिर लीक ऑन द ब्रोकन स्किन, ठीक है ना, अपने कोई भी एब्रेशन हो रखा था, ब्रोकन हो रखी थी स्किन, वहाँ पे लीक्स हुआ हो, ठीक है ना। या फिर कॉन्टामिनेशन ऑफ द म्यूकोजा विद द सलाइवा, ठीक है ना, जो भी एनिमल था उसके सलाइवा से अपनी म्यूकोजा वो एक्सपोज हो गई हो, ठीक है ना। या फिर एक्सपोजर टू द बैट्स, ठीक है ना, बैट्स बाइट हुआ हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चमगादड़ से यदि एक्सपोजर हुआ तो वो कंडीशन को अपन कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, थर्ड कैटेगरी में। या फिर ये वुंड हुई है, जो भी एनिमल बाइट हुआ वहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है, इस कंडीशन में अपन कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, लोकल ट्रीटमेंट ऑफ द वुंड करना है, ठीक है, वुंड को मैनेजमेंट करना है, प्लस वैक्सीन प्रोवाइड करना है, ARV अपन ने दे दिया, उसके साथ में अपन को रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन यूज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने रेबीज RIG का इंडिकेशन क्या हो गया, स्टेज थर्ड। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे ARV के बारे में, ठीक है, एंटी रेबीज वैक्सीन के बारे में। तो एंटी रेबीज वैक्सीन होता है, ये कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, सेल कल्चर एम्ब्रियोनेटेड एग बेस्ड वैक्सीन होता है। जो भी ARV अभी अवेलेबल है वो सब, इसके रेजिमेन की बात करें तो इसके रेजिमेन है वो इंट्राडर्मल भी अवेलेबल है और इंट्रा मस्कुलर भी अवेलेबल है। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, इंट्राडर्मल की। तो इसमें कौन सा हो गया, अपडेटेड थाई रेड क्रॉस रेजिमेन हो गया, इसका नाम हो गया। इसको रिकमेंडेड कौन करता है, जो अपने प्रोग्राम पढ़ा था NRCP, ठीक है ना, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ये क्या रिकमेंडेड करता है, कौन सा वैक्सीन रिकमेंडेड करता है, इंट्राडर्मल रेजिमेन को रिकमेंडेड करता है। फिर अपन इसके रिगार्डिंग देखेंगे कि इसकी डोज कितनी होती है, 0.1 ml। तो अपन इसमें थाई में कितने अल्फाबेट है, अपन यहाँ से याद कर सकते हैं, थाई में कितने अल्फाबेट है, 4, 1 2 3 4। तो इसकी टोटल विजिट कितनी होगी इस वैक्सीन में, यदि ये वैक्सीन अपन लगाते हैं इंट्राडर्मल रेजिमेन तो 4 विजिट होगी, ठीक है ना। 4 विजिट कब कब, 0 डेज पे, 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज। तो 0 डेज क्या इंडिकेट करता है कि जिस दिन अपन ने वैक्सीन लगाया है उसको अपन क्या बोलेंगे, 0 डेज बोलेंगे, ठीक है ना। एनिमल बाइट कभी भी हुआ हो, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या उसी दिन हुआ हो, पर जिस दिन अपन वैक्सीन लगाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, 0 डेज। फिर अपन हर विजिट में कितनी वैक्सीन डोज देते हैं, हर विजिट में 2 डोज अपन यूज करते हैं, ठीक है ना। और टू साइट पे देते हैं साइमल्टेनियसली, 2 डिफरेंट साइट पे देते हैं 2 डोज, ठीक है ना। और टोटल कितनी डोज हो गई, 8 हो गई। और ईच डोज कितनी होती है, 0.1 ml की इक्वल होती है, ठीक है। तो एक दिन में 2 डोज देते तो टोटल अपने एक दिन में कितनी यूज करेंगे, 0.2 ml। एक 0.1 ml एक साइड पे देंगे और 0.1 ml है वो उसके अपोजिट साइड में देंगे, दूसरी साइड पे। फिर अपन इसकी बात करें कौन सी साइड, अडल्ट में बात करें तो अडल्ट में कहाँ देते हैं अपन, डेल्टोइड में देते हैं, ये अपन को पता होना चाहिए कि साइट। और चिल्ड्रन में कहाँ पे देते हैं, एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई में। फिर नेक्स्ट है अपना इंट्रामस्कुलर रेजिमेन, ठीक है, इसमें 2 टाइप होते हैं, SN रेजिमेन और जेरेब रेजिमेन। मोस्ट कॉमनली प्रेफर कौन सा किया जाता है, SN रेजिमेन है वो ज़्यादा यूज किया जाता है मोस्टली। इसमें अपन देखें SN में कितने अल्फाबेट आते हैं, 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। तो इसमें कितनी टोटल डोज हो गई, 5 डोज हो गई। तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और फर्स्ट डोज कब, 0 डेज पे, फिर सेकंड 3, फिर 7, फिर 14 और फिर 28 डेज पे। तो टोटल 5 डोज हो गई, ठीक है ना। और इसकी कितना क्वांटिटी कितनी होती है, 1 ml या 0.5 ml, अपन कितना भी दे सकते हैं, ठीक है, दोनों में से एक। कहाँ पे देते हैं, यदि डेल्टोइड किस में देते हैं, अडल्ट में, ठीक है ना, अडल्ट में कहाँ देते हैं, डेल्टोइड में। और थाई में किस में देते हैं अपन, चिल्ड्रन में, ठीक। तो ये अपना याद रखना है कि साइट वो किस में कौन सी साइट होती है, ठीक है ना। तो अपन डे 0 पे आया वो, तो उसमें अपन ने फर्स्ट डोज ऑफ ARV दिया। और यदि कैटेगरी 3 है तो अपन क्या साथ में ऐड करेंगे, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन यूज करेंगे, RIG यूज करेंगे। और फिर नेक्स्ट डोज कब लगेगी, 3 डेज पे। फिर थर्ड डोज कब लगेगी, 7 डेज पे। फोर्थ डोज कब लगेगी, 14 डेज पे। और फिफ्थ डोज कब लगेगी, 28 डेज पे। तो टोटल कितनी विजिट हो गई, 5 विजिट हो गई। हर विजिट में कितनी वाइल यूज हुई है, 1 वाइल।
टोटल कितनी वाइल यूज हो गई, 5 वाइल हो गई। तो अपन ऐसे ये अपना एसएन रेजिमिन हो गया। फिर अपन बात करें जेरेब रेजिमिन की, तो इसमें अपन कितने लगाते हैं, टोटल 4 डोज यूज करते हैं, ठीक है ना। मल्टी साइट रेजिमिन है, ठीक है ना। तो 2 डोज ऑन डे 0 पे अपन 2 डोज लगाते हैं, 1 इन ईच ऑफ द 2 डेल्टोइड या थाई। डेल्टोइड किस में हो गया, एडल्ट में। थाई किस में हो गया, थाई पे किस में लगाते हैं, कौन से ग्रुप में, चाइल्डहुड एज ग्रुप है, तो उसमें अपन थाई में लगाते हैं इंजेक्शन, ठीक है ना। तो पहली डोज हो गई वो 2 साइड पे लगाएंगे, और 2 डोज हो गई फर्स्ट विजिट में। वही सेकंड और थर्ड विजिट में कहाँ पे होगी, सिंगल डोज अपन यूज करेंगे, ठीक है ना। कब लगाएंगे इसमें टोटल 3 विजिट होती है, कब 0 पे, 7 पे और 21 डेज पे। 0 डेज पे अपन 2 डोज लगाते हैं, और 7 पे 1 डोज, और 21 पे 1 डोज, ठीक है ना। तो टोटल कितनी विजिट होगी, 3 विजिट होगी। वाइल कितनी होगी, 4, क्योंकि अपन जो भी 0 डेज पे लगाएंगे तो कितने वाइल का यूज करेंगे, 2 वाइल का यूज करेंगे अपन, ठीक है। तो अपन इसको कैसे याद करें कि अपन जेरेब में जेड आता है, ये कैसे दिखता है, 2 के इक्वल दिखता है, ठीक है ना। तो 0 डेज पे जेड मीन्स 0 डेज पे अपन कितनी डोज लगाएंगे, 2 डोज। उसके बाद 2 विजिट और होगी, उसमें सिंगल डोज लगानी है अपन को। अपने पास अब नेक्स्ट बात करें रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की, तो ये अपने पास 2 टाइप में अवेलेबल, एक ह्यूमन RIG और एक इक्वाइन RIG, ठीक है। तो इसकी डोज क्या होती है, किसको कब प्रिफर करते हैं वो अपन देखेंगे। तो ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन इसको अपन प्रिफर करते हैं, इसकी डोज क्या होती है, 20 इंटरनेशनल यूनिट पर kg, ठीक है, ये हो गया। और इसको रूट कौन से देते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट से दे सकते हैं, ठीक है ना। और अपन डोज कहाँ लगाते हैं, मैक्सिमम 70% ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन हैज बीन एडमिनिस्टर एट द अराउंड द वुंड, क्या जहाँ भी बाइट हुआ है वहाँ पे वुंड के अराउंड अपन को मैक्सिमम 70% तक जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन है वुंड पे लगाना है, और बाकी जो है बचा हुआ वो डिस्टेंट साइड पे लगाना है, किससे, जो भी अपन ARV दिया है उससे डिस्टेंट साइड पे अपन को इंजेक्ट करना है उसको, ठीक है ना। ARV अपन कहाँ देते हैं, एडल्ट में डेल्टोइड में देते हैं, और बच्चों में कहाँ देते हैं अपन, थाई में देते हैं, ठीक है ना। तो इससे दूर अपन को इंजेक्ट करना है जो बचा हुआ इम्यूनोग्लोबुलिन है वो। फिर अपन इक्वाइन इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें तो कितना इसकी डोज है, 40 इंटरनेशनल यूनिट पर kg। ये कब दिया जाता है, यदि ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन है वो अवेलेबल नहीं है। इसको भी इंट्रामस्कुलर रूट में देता है, इसमें 50% है वो अराउंड द वुंड, और 50% है वो अवे साइड पे लगाना है फ्रॉम द वुंड, और ARV से, जहाँ पे ARV लगाते वहाँ पे नहीं लगाना है, उससे भी दूसरे वाले साइड पे लगाना है। तो इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं, 20 के, यदि इंसान भागता है तो इंसान से भी घोड़ा वो तेज भागता है, डबल रफ्तार से भाग सकता है, ठीक है ना। तो इंसान में अपन कितना यूज करेंगे, 20, ठीक है ना। और घोड़ा है वो इंसान से डबल रफ्तार से भाग सकता है, तो उसमें अपन कितना यूज करेंगे, 40 इंटरनेशनल यूनिट पर kg। तो इसे अपन याद कर सकते हैं। अपन देखते हैं कि क्राइटेरिया कब है, इम्यूनोग्लोबुलिन अपन कब यूज कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से कंडीशन है, ठीक है ना। ओनली पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस हुआ उसमें भी अपन यूज करेंगे, प्री और री एक्सपोजर में अपन कभी यूज नहीं करते हैं, ये क्या हो गया, ठीक है ना। ओनली वंस इन लाइफ टाइम, एक ही लाइफ टाइम में एक ही बार लगाना है, कितनी बार भी डॉग बाइट हो एनिमल बाइट हो आपको, पर लगाना एक ही टाइम में, ठीक है ना। फिर अपन बात करें गिवन इन द ऑल क्लास 3 बाइट, ठीक है ना। यदि क्लास 3 बाइट हो जाता है उस कंडीशन में सभी क्लास 3 बाइट है उनमें सभी में ये इंडिकेटेड है, सब में देना है। और क्लास 2 में से कौन कौन से बाइट है जहां पर अपन यूज कर सकते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल है जिसमें HIV है पॉजिटिव है, ठीक है ना। उस कंडीशन में अपन यदि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज HIV पॉजिटिव उसको क्लास 2 बाइट भी है, तो उस कंडीशन में अपन को रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन है वो यूज करना है, ठीक है ना। और कब तक अपन दे सकते हैं, 7 डेज फ्रॉम द फर्स्ट डोज ऑफ द ARV। जैसे आज अपन ने ARV की फर्स्ट डोज दी, उसके विथ इन 7 दिन के अंदर अंदर अपन को रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन है वो यूज करना है। फिर अपन बात करें, ठीक है ना, कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन के नहीं, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन के, रेबीज यदि हो गया तो 100% फैटल है, इसलिए अपन को कौन सा भी केस है इसको वो भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सब हर केस में अपन को रेबीज वैक्सीन लगाना है, ठीक है ना। तो रेबीज वैक्सीन होता है प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं, HIV में भी यूज कर सकते हैं, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में यूज कर सकते हैं, क्योंकि किल्ड टाइप का वैक्सीन है, इसलिए अपन इसको
किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और रेबीज बूस्टर कब लगा सकते हैं अपन, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, ठीक है ना। इफ वैक्सीन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी लेवल, ठीक है ना, लेस देन 0.5 इंटरनेशनल यूनिट है, उस कंडीशन में बूस्टर डोज देना है इन एवरी 2 to 3 ईयर। जो हाई रिस्क ग्रुप, किस में अपन यूज करते हैं बूस्टर, जो हाई रिस्क ग्रुप इंडिविजुअल जो अपने पहले बात की थी, ठीक है ना, उन सब कंडीशन में यदि, ठीक है ना, बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट है तो उसमें टाइटर चेक करते हैं किसका, वैक्सीन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का, VNA का, वो लेस देन 0.5 इंटरनेशनल यूनिट है तो हर 2 से 3 साल में चेक करते हैं, और यदि लेस है तो उस कंडीशन में अपन बूस्टर डोज देते हैं। फिर अपन बात करें कि इंडिविजुअल है, कोई क्लोरोक्विन का किसी को ट्रीटमेंट चल रहा है मलेरिया के लिए, ठीक है ना, तो उसमें अपन कौन सा रूट यूज करेंगे, IM रेजिमेन वो प्रेफर करेंगे इंट्राडर्मल से, क्योंकि इंट्राडर्मल अपन नहीं यूज कर सकते, क्लोरोक्विन ये इसके रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर सकता है। यदि मान लो डॉग बाइट हुआ है, ठीक है ना, वो डॉग है वो वैक्सीनेटेड है, इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ठीक है ना, तो अपन को वैक्सीनेशन लेना है एज पर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ वुंड है, जो कैटेगरी कौन सी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कौन सा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल जो भी है वो अपन को प्रॉपरली कंप्लीट करना है। फिर अपन को डॉग बाइट हुआ है तो डॉग को ऑब्जर्व करना है कितने दिन तक, 10 डेज तक। 10 डेज के बाद भी अपन को पता चलता है कि डॉग है वो हेल्दी है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, जो भी इम्यूनाइजेशन है वो वैक्सीन है वो लेना स्टार्ट कर दिया है, फिर अपन 10 दिन तक ऑब्जर्व किया डॉग को, और डॉग 10 डेज के बाद भी हेल्दी है, तो अपन को कभी भी वैक्सीन को स्टॉप नहीं करना है, उसको वैक्सीन को कंप्लीट करना है, ठीक है ना, क्योंकि वैक्सीन लेने से ज़्यादा नुकसान है। यदि मान लो रेबीज हो गया तो वो 100% फैटल है, इसलिए आपको ऑब्जर्व करना ही है डॉग को, 10 डेज के बाद हेल्दी है फिर भी अपन को वैक्सीन का जो भी कोर्स है उसको कंप्लीट करना है। फिर अपन बात करें री एक्सपोजर की, ठीक है, तो री में कितने अल्फाबेट है, 1 और 2, ठीक है ना, तो अपन इसमें कितनी डोज लेते हैं, टोटल 2 डोज लेते हैं, कब कब, 0 डेज पे और 3 डेज पे, तो इसे याद कर सकते हैं, री एक्सपोजर में कितनी डोज लेते हैं, 2, ठीक है। तो केस होता है कि अपन ने प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले रखा है, और डॉग बाइट हो गया प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बाद विथिन 3 मंथ, ठीक है ना, विथिन 3 मंथ अपन को वापिस डॉग बाइट हो गया, तो इस कंडीशन में क्या करना है, कुछ भी करने की, वैक्सीन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि मान लो अपन ने प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले रखा है और डॉग बाइट हो गया आफ्टर 3 मंथ, ठीक है, 3 महीने अपन को प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस वो लिए हुए 3 महीने का समय हो गया, 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, और फिर अपन को डॉग बाइट हो गया, उस कंडीशन में क्या करना है अपन को, 2 विजिट करनी, कब कब, डे 0 और 3 पे, ठीक है ना। और कोई भी रूट रेजिमेंट इंट्रामस्कुलर कोई भी रेजिमेंट अपन यूज़ कर सकते हैं, तो अपन याद कर सकते हैं री एक्सपोजर में अपन कितनी डोज लेंगे, पहले तो अपन को ये रखना है, ड्यूरेशन याद रखना है कि 3 मंथ का समय हुआ है, ठीक है ना, और या नहीं हुआ है, यदि हो गया है 3 महीने से ज़्यादा का समय हुआ है, ठीक है ना, तो अपन को उस कंडीशन में 2 विजिट या 2 डोज लेनी है 2 विजिट पे। फिर अपन देखें रेबीज इन, यदि डॉग में रेबीज हो जाए तो अपन कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना, टू कंट्रोल द रेबीज इन डॉग, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या है, एलिमिनेशन ऑफ द स्ट्रे, कि अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हो, एलिमिनेशन ऑफ द स्ट्रे एंड ऑनरलेस डॉग अलोंग विद द प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीनेशन ऑफ द डॉग अगेंस्ट द रेबीज, कि जितने भी स्ट्रे डॉग है या ऑनरलेस डॉग है, ठीक है ना, उन सबको वैक्सीनेशन देना है प्रोफाइलैक्टिक, तो इससे अपन उनमें डॉग में रेबीज होने से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेथड है मोस्ट लॉजिकल और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है, ठीक है ना, कि सबको प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीनेशन करना, डॉग का मास वैक्सीनेशन करना, ठीक है ना, टू कंट्रोल द रेबीज एट द 80% ऑफ द डॉग पॉपुलेशन इन एरिया इज एसेसिबल, ठीक है ना, तो 80% डॉग होते हैं वो एसेसिबल होते हैं, उसको अपन मास वैक्सीनेशन दे सकते हैं। इस बेसिस पे ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच है रेबीज कंट्रोल करने की डॉग में, ठीक है ना। यदि अपन डॉग में कंट्रोल कर लेंगे तो वो ह्यूमन में भी ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा डिजीज को। फिर अपन बात करें प्राइमरी डोज कब देते हैं वैक्सीन डॉग में, एट 3 to 6 मंथ की एज पे देते हैं उसको प्राइमरी डोज, उसके बाद बूस्टर डोज है वो रेगुलर इंटरवल में अपन डॉग में देते रहते हैं। फिर अपन बात करें रेबीज में डॉग मैनिफेस्ट इन 2 फॉर्म की, रेबीज होता है डॉग में वो 2 फॉर्म में होता है, या तो फ्यूरियस टाइप रेबीज होता है या डम
रेबीज होता है। फ्यूरियस टाइप में क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मैड डॉग सिंड्रोम, कि कुत्ता है वो पागल हो गया है, ठीक है ना, उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, ठीक है ना, रनिंग एमोंग, पागल की तरफ दिन भर भागता रहेगा, ठीक है ना, उसकी वॉइस है, भौंकने की आवाज़ उसमें चेंज हो जाएगा, और एक्सेसिव सेलाइवेशन आएगा, ठीक है ना, मुंह से सेलाइवा टपकती हुई दिखेगी अपन को, और ये पैरालाइटिक स्टेजेस में डॉग कोई भी बॉडी पार्ट या डॉग पैरालिसिस दिखेगा अपन को। तो ये सब कंडीशन हो गई फ्यूरियस रेबीज। इसमें नाम में भी फ्यूरियस है, ठीक है ना, जैसे अपन फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखते हैं, उसमें क्या होता है, भागती रहती है कारें, तो इसमें भी लोग है वो पागल हो जाता है, मैड हो जाता है वो, उसमें उसके बिहेवियर में चेंज हो जाता है और रनिंग करता रहता है, वॉइस में भी चेंज हो जाता है। तो ये हो गया डम रेबीज। क्या है, ये एक तरह से डम है, अपन यूँ बोल सकते हैं डम मीन्स बिल्कुल ही बुद्धू टाइप है, ठीक है ना, तो पैरालाइटिक हो, इसमें पैरालिसिस हो जाएगा और वो भागना दौड़ना वॉइस वगैरह चेंज कुछ नहीं होगा इसमें। तो ये विथ इन 3 डेज इसमें उसकी डेथ हो जाएगी। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें डॉग में कितना होता है, 3 to 8 वीक का होता है। तो ये अपन को बताना चाहिए कि इंक्यूबेशन पीरियड डॉग में कितना होता है। फिर अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, डॉग में रेबीज को, ठीक है ना। तो अपने सबसे पहले बात की थी प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन के थ्रू अपन वैक्सीनेशन के थ्रू अपन कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीन कर कितने अपन डॉग को कवर करना है, 70% डॉग को कवर करना है, क्योंकि 80% डॉग होते हैं वो एसेसिबल होते हैं, उनको अपन एसेस करके स्ट्रे डॉग होते हैं उनको, या ऑनरलेस डॉग होते हैं उनको वैक्सीनेशन कर सकते हो। तो अपना कवरेज मोर देन 70% होना चाहिए। इसमें कौन से टाइप के वैक्सीन होते हैं, तो 2 टाइप के वैक्सीन अपन यूज़ करते हैं। एक करते हैं BPL इनएक्टिवेटेड नर्वस टिश्यू वैक्सीन हो गया, जिसकी सिंगल डोज अपन देते हैं। डोज कितनी होगी, 5 ml फॉर डॉग्स के लिए और 3 ml फॉर कैट्स के लिए, इतनी डोज सफिशियंट होती है, ठीक है ना। और रीवैक्सीनेशन कब करते हैं, आफ्टर 6 मंथ। फिर हर ईयर पे अपन उसको सबसिक्वेंटली जो, ठीक है ना, अपन ने फर्स्ट डोज दे दी, उसके बाद अपन को 6 मंथ के बाद डोज रिपीट करना है, फिर इसको हर 1 साल में अपन को डोज को रिपीट करना है, ठीक है ना। ये BPL इनएक्टिवेटेड नर्व टिश्यू वैक्सीन हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, मॉडिफाइड लाइव वायरस वैक्सीन है, ठीक है ना। तो इसकी 3 ml की डोज होती है, सिंगल डोज सफिशिएंट होता है, और बूस्टर डोज है हर 3 साल में अपन एक देते हैं। तो ये अपन वैक्सीनेशन हो गया रेबीज का, कि डॉग में, और डॉग में कौन कौन से वैक्सीन यूज करते हैं ये भी अपन ने देख लिया। फिर अपन करेंगे और कौन कौन से मेथड है जिसके बेसिस पे अपन डॉग में रेबीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग ऑफ द ऑल डोमेस्टिक डॉग, जो भी डॉग ओनर खरीद के ले जाते हैं उसकी लाइसेंस होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है ना। रिस्ट्रेन ऑफ द डॉग्स इन पब्लिक प्लेसेस। फिर इमीडिएट डिस्ट्रक्शन ऑफ द डॉग एंड कैट बिटन बाई रेबिड एनिमल, के जो भी कोई रेबिड एनिमल है उसने, यदि कोई एनिमल है उसको रेबीज हो रखा है, उसने उसको तुरंत रिमूव करना है, डिस्ट्रक्शन करना है उसको, कोई भी डॉग हो या कैट हो, क्योंकि वो रेबीज किसी को भी बाइट करके रेबीज फैला सकता है। यदि अपन को इम्पोर्टेंट डॉग है, ठीक है ना, कहीं से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उसको अपन क्वारंटाइन पीरियड कितना होता है, 6 मंथ का होता है। 6 मंथ उसको अपन क्वारंटाइन फेज में रखना होता है, ठीक है। तो ये इससे भी अपन रेबीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। हेल्थ एजुकेशन करना पीपल को रिगार्डिंग द केयर ऑफ द डॉग एंड प्रिवेंशन ऑफ द रेबीज, ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना, केयर कैसे करते हैं, इनको प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए, ठीक है ना। और रेबीज से प्रिवेंशन, यदि वाइट डॉग बाइट वगैरह एनिमल बाइट हो जाए आपको, तो आपको तुरंत पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेना है, और वुंड मैनेजमेंट कैसे करना उसके रिगार्डिंग अपन एजुकेट करेंगे। फिर है कि अपने लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करेंगे डॉग में रेबीज का, ठीक है ना। तो कट द हेड ऑफ द एनिमल, ठीक है ना, हेड कट करेंगे और नियरेस्ट लैब में अपन सेंड कर देंगे, किसमें, आइस में रख के, ठीक है ना, या उसके ब्रेन को 50% ग्लिसरॉल सॉल्यूशन में रख के नियरेस्ट लैब होगी वहाँ पे अपन टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, FAT फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट टू डिटेक्ट द वायरल एंटीजन ब्रेन, मोस्ट रैपिड एंड बेस्ट टेस्ट है, ठीक है ना ये, ठीक है। जल्द से जल्द पता लगाना हो तो अपन उसके FAT करते हैं, जो वायरस होता है उसके ब्रेन में उसको डिटेक्ट कर लेता है ये टेस्ट। फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है ना, ब्रेन टिश्यू का, जिसमें अपन क्या डिटेक्ट करते हैं, नेग्री बॉडीज को, ठीक है। फिर इंट्रासेरेब्रल माउस इनोकुलेशन हो गया, इससे भी अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कॉर्नियल टेस्ट, ठीक है ना। रेबीज वायरस में बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द कॉर्नियल इंप्रेशन इफ द लाइव एनिमल, और ठीक है ना, लाइव एनिमल से अपन कॉर्नियल सैंपल ले, ठीक है ना, तो उसमें अपन वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। या स्किन बायोप्सी ऑफ द लाइव एनिमल, ठीक है ना, स्किन बायोप्सी ले ली लाइव एनिमल की, और किसके थ्रू, FAT के थ्रू अपन
उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं रेबीज वायरस को, ठीक है ना। यदि पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो क्या इंडिकेट करता है, रेबीज को इंडिकेट करता है कि अपन ने कॉर्नियल टेस्ट किया या स्किन बायोप्सी लेके टेस्ट किया, किसके, लाइव एनिमल से, ठीक है ना। यदि रेबीज वायरस आ गया तो पॉजिटिव है। नेगेटिव रिजल्ट आता है, यदि कॉर्नियल टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो ये रूल आउट नहीं करता रेबीज इन्फेक्शन को, ठीक है। तो पॉजिटिव आया तो ठीक है, वायरस प्रेजेंट है टेस्ट में तो ठीक है, क्या मीनिंग है, मीन्स रेबीज वायरस है वो प्रेजेंट है, टेस्ट पॉजिटिव। यदि नेगेटिव आता है तो ये रूल आउट नहीं करता कि उसको इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता, इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये एक तरह से अपन इसको प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं मान सकते। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।